नमस्कार। कहानीमाला चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विचार महत्वपूर्ण है। विचार ही हैं जो बड़ी से बड़ी क्रांति खड़ी करते हैं। लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए गांधी जी ने रास्ते में जो संवाद लिखा वह हिंद स्वराज के नाम से जाना गया। दक्षिण अफ्रीका के भारतीय लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए सतत लड़ते हुए गांधी जी ने वर्ष 1909 में लंदन गए और वहाँ कई क्रांतिकारी स्वराज्य प्रेमी भारतीय नवयुवकों से वे मिले। उनसे गांधी जी की जो बातचीत हुई उसी का सार गांधी जी ने एक काल्पनिक संवाद में इस पुस्तक में लिखा है। इस संवाद में गांधी जी के उस समय के महत्व के सब विचार आ जाते हैं। किताब के बारे में गांधी जी ने स्वयं कहा है कि मेरी यह छोटी सी किताब इतनी निर्दोष है कि बच्चों के हाथ में भी यह दी जा सकती है। यह किताब द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है, हिंसा की जगह आत्म बलिदान को स्थापित करती है और पशुबल के खिलाफ टक्कर लेने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है। इसी क्रम में वे आगे लिखते हैं, पुस्तक का उद्देश्य सिर्फ देश की सेवा करने का और सत्य की खोज करने का और उसके मुताबिक बरतने का है। इसलिए अगर मेरे विचार गलत साबित हों तो उन्हें पकड़ रखने का मेरा आग्रह नहीं है। अगर वे सच साबित हों तो दूसरे लोग भी उनके मुताबिक बरतें। ऐसी देश के भले के लिए साधारण तौर पर मेरी भावना रहेगी। ध्यान रहे, यह पुस्तक मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। इस पुस्तक को ब्रिटिश हुकूमत ने जब्त किया क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि यह पुस्तक भारत के जन जागरण में मील का पत्थर साबित होगी। अंग्रेजों ने इसे जब्त किया लेकिन फिर भी यह अलग अलग रूपों में प्रकाशित हुई। आज कहानीमाला में मैं आपके लिए लेकर आया हूं गांधी जी द्वारा रचित हिंद स्वराज। शीर्षक 1, कांग्रेस और उसके कर्ता धर्ता। मूल रूप से यह सारी संकल्पना संवाद में है, तो आइए पढ़ते हैं। पाठक, आजकल हिंदुस्तान में स्वराज्य की हवा चल रही है। सब हिंदुस्तानी आजाद होने के लिए तरस रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी वही जोश दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तानियों में अपने हक पाने की बड़ी हिम्मत आई हुई मालूम होती है। इस बारे में क्या आप अपने ख्याल बताएंगे? संपादक, यानी यहाँ पाठक अथवा प्रश्न पूछने वाले भी गांधी ही हैं और उसका उत्तर देने वाले यानी संपादक भी स्वयं गांधी जी ही हैं। वे कहते हैं, आपने सवाल ठीक पूछा है, लेकिन इसका जवाब देना आसान बात नहीं है। अखबार का एक काम तो है लोगों की भावनाएं जानना और उन्हें जाहिर करना, दूसरा काम है लोगों में अमुक जरूरी भावनाएं पैदा करना और तीसरा काम है लोगों में दोष हों तो चाहे जितनी मुसीबत आने पर भी बेधड़क होकर उन्हें दिखाना। आपके सवाल का जवाब देने में ये तीनों काम साथ साथ आ जाते हैं। लोगों की भावनाएं कुछ हद तक बतानी होंगी, न हो वैसी भावनाएं उनमें पैदा करने की कोशिश करनी होगी और उनके दोषों की निंदा भी करनी होगी। फिर भी आपने सवाल किया है, इसलिए उसका जवाब देना मेरा फर्ज मालूम होता है। पाठक, क्या स्वराज्य की भावना हिंद में पैदा हुई आप देखते हैं? संपादक, वह तो जब से नेशनल कांग्रेस कायम हुई तभी से देखने में आई है। नेशनल शब्द का अर्थ ही वह विचार जाहिर करता है। पाठक, यह तो आपने ठीक नहीं कहा। नौजवान हिंदुस्तानी आज कांग्रेस की परवाह ही नहीं करते। वे तो उसे अंग्रेजों का राज्य निभाने का साधन मानते हैं। संपादक, नौजवानों का ऐसा ख्याल ठीक नहीं है। हिंद के दादा भाई नौरोजी ने जमीन तैयार नहीं की होती तो नौजवान आज जो बातें कर रहे हैं वह भी नहीं कर पाते। मिस्टर ह्यूम ने जो लेख लिखे, जो फटकारें हमें सुनाई, जिस जोश से हमें जगाया, उसे कैसे भुलाया जाए। सर विलियम वेडरबर्नर ने
कांग्रेस का मकसद हासिल करने के लिए अपना तन मन और धन सब दे दिया। उन्होंने अंग्रेजी राज्य के बारे में जो लेख लिखे हैं वे आज भी पढ़ने लायक हैं। प्रोफेसर गोखले ने जनता को तैयार करने के लिए भिखारी के जैसी हालत में रहकर अपने 20 साल दिए हैं। आज भी वे गरीबी में रहते हैं। मरहूम जस्टिस बदरुद्दीन ने भी कांग्रेस के जरिए स्वराज्य का बीज बोया है। जो बंगाल, मद्रास, पंजाब वगैरह में कांग्रेस का और हिंद का भला चाहने वाले कई हिंदुस्तानी और अंग्रेज लोग हो गए हैं, यह याद रखना चाहिए। पाठक, ठहरिए ठहरिए, आप तो बहुत आगे बढ़ गए। मेरा सवाल कुछ है और आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैं स्वराज्य की बात करता हूं और आप परराज्य की बात करते हैं। मुझे अंग्रेजों का नाम तक नहीं चाहिए और आप तो अंग्रेजों के नाम देने लगे। इस तरह तो हमारी गाड़ी राह पर आए ऐसा नहीं दिखता। मुझे तो स्वराज्य की ही बातें अच्छी लगती हैं। दूसरी मीठी सयानी बातों से मुझे संतोष नहीं होगा। संपादक, आप अधीर हो गए हैं। मैं अधीरपन बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप जरा सब्र करेंगे तो आपको जो चाहिए वही मिलेगा। उतावली से आम नहीं पकते, दाल नहीं चुरती, यह कहावत याद रखिए। आपने मुझे रोका और आपको हिंद पर उपकार करने वाले की बात भी सुननी अच्छी नहीं लगती। यह बताता है कि अभी आपके लिए स्वराज्य दूर है। आपके जैसे बहुत से हिंदुस्तानी हों तो हम स्वराज्य से दूर हटकर पिछड़ जाएंगे। वह बात जरा सोचने लायक है। पाठक, मुझे तो लगता है कि ये गोल मोल बातें बनाकर आप मेरे सवाल का जवाब उड़ा देना चाहते हैं। आप जिन्हें हिंदुस्तान पर उपकार करने वाले मानते हैं उन्हें मैं ऐसा नहीं मानता। फिर मुझे किसके उपकार की बात सुननी है? आप जिन्हें हिंद के दादा कहते हैं उन्होंने क्या उपकार किया? वे तो कहते हैं कि अंग्रेज राजकर्ता न्याय करेंगे और उनसे हमें हिलमिल कर रहना चाहिए। संपादक, मुझे सविनय आपसे कहना चाहिए कि उस पुरुष के बारे में आपका बेअदबी से यूं बोलना हमारे लिए शर्म की बात है। उनके कामों की ओर देखिए। उन्होंने अपना जीवन हिंद को अर्पण कर दिया है। उनसे यह सबक हमने सीखा। हिंद का खून अंग्रेजों ने चूस लिया है, यह सिखाने वाले माननीय दादा भाई हैं। आज उन्हें अंग्रेजों पर भरोसा है, उससे क्या? हम जवानी के जोश में एक कदम आगे रखते हैं। इससे क्या दादा भाई कम पूज्य हो जाते हैं? इसे क्या हम ज्यादा ज्ञानी हो गए? इस सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ें, उसको लात न मारने में ही बुद्धिमानी है। अगर वह सीढ़ी निकाल दें तो सारी निशानी गिर जाए। यह हमें याद रखना चाहिए। हम बचपन से जवानी में आते हैं तब बचपन से नफरत नहीं करते बल्कि उन दोनों को प्यार से याद करते हैं। बरसों तक अगर मुझे कोई पढ़ाता है और उससे मेरी जानकारी जरा बढ़ जाती है तो उससे मैं अपने शिक्षक से ज्यादा ज्ञानी नहीं मानूंगा। अपने शिक्षक को तो मुझे मान देना ही पड़ेगा। इसी तरह हिंद के दादा के बारे में समझना चाहिए। उनके पीछे सारी हिंदुस्तानी जनता है, यह तो हमें कहना ही पड़ेगा। पाठक, यह आपने ठीक कहा। दादा भाई नौरोजी की इज्जत करनी चाहिए, यह तो समझ सकते हैं। उन्होंने और उनके जैसे दूसरे पुरुषों ने जो काम किए हैं उनके बगैर हम आज का जोश महसूस नहीं कर पाते। यह बात ठीक लगती है। लेकिन यही बात प्रोफेसर गोखले साहब के बारे में हम कैसे मान सकते हैं? वे तो अंग्रेजों के बड़े भाईबंद बनकर बैठे हैं। वे तो कहते हैं कि अंग्रेजों से हमें बहुत कुछ सीखना है। अंग्रेजों की राजनीति से हम वाकिफ हो जाएं तभी स्वराज्य की बातचीत की जाए। उन साहब के भाषणों से तो मैं उब गया हूं। संपादक, आप उब गए हैं? यह दिखाता है कि आपका मिजाज उतावला है। लेकिन जो नौजवान अपने माँ बाप के ठंडे मिजाज से उब जाते हैं और वे माँ बाप अगर अपने साथ न दौड़ें तो गुस्सा होते हैं, वे अपने माँ बाप का अनादर करते हैं, ऐसा हम समझते हैं। प्रोफेसर गोखले के बारे में भी ऐसा ही समझना चाहिए। क्या हुआ अगर प्रोफेसर गोखले हमारे साथ नहीं दौड़ते हैं? स्वराज्य भुगतने की इच्छा रखने वाली प्रजा अपने बुजुर्गों का तिरस्कार नहीं कर सकती। अगर दूसरों की इज्जत करने की आदत हम खो बैठे तो हम निकम्मे हो जाएंगे। जो प्रौढ़ और तजर्बेकार हैं वे ही स्वराज्य भुगत सकते हैं, न कि
बेलगाम लोग। और देखिए कि जब प्रोफेसर गोखले ने हिंदुस्तान की शिक्षा के लिए त्याग किया तब ऐसे कितने हिंदुस्तानी थे। मैं तो खास तौर पर मानता हूं कि प्रोफेसर गोखले जो कुछ भी करते हैं वह शुद्ध भाव से और हिंदुस्तान का हित मानकर करते हैं। हिंद के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो वे दे देंगे। ऐसी हिंद के लिए उनकी भक्ति है। वे जो कुछ कहते हैं वह किसी की खुशामद करने के लिए नहीं बल्कि सही मानकर कहते हैं। इसलिए हमारे मन में उनके लिए पूज्य भाव होना चाहिए। पाठक, तो क्या वे साहब जो कहते हैं उसके मुताबिक हमें भी करना चाहिए? संपादक, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। अगर हम शुद्ध बुद्धि से अलग राय रखते हैं तो उस राय के मुताबिक चलने की सलाह खुद प्रोफेसर साहब हमें देंगे। हमारा मुख्य काम तो यह है कि हम उनके कामों की निंदा न करें। हमसे वे महान हैं ऐसा माने और यकीन रखें कि उनके मुकाबले में हमने हिंद के लिए कुछ भी नहीं किया है। उनके बारे में कुछ अखबार जो अशिष्टापूर्वक लिखते हैं उनकी हमें निंदा करनी चाहिए और प्रोफेसर गोखले जैसों को हमें स्वराज्य के स्तंभ मानना चाहिए। उनके ख्याल गलत और हमारे ही सही हैं या हमारे ख्यालों के मुताबिक न बरतने वाले देश के दुश्मन हैं, ऐसा मान लेना बुरी भावना है। पाठक, आप जो कुछ कहते हैं वह अब मेरी समझ में कुछ आता है, फिर भी मुझे उसके बारे में सोचना होगा। पर मिस्टर ह्यूम, सर विलियम वेडरबर्न वगैरह के बारे में आपने जो कहा उसमें तो हद हो गई। संपादक, जो नियम हिंदुस्तानियों के बारे में है वही अंग्रेजों के बारे में समझना चाहिए। सारे के सारे अंग्रेज बुरे हैं ऐसा तो मैं नहीं मानूंगा। बहुत से अंग्रेज चाहते हैं कि हिंदुस्तान को स्वराज्य मिले, उस प्रजा में स्वार्थ ज्यादा है, यह ठीक है, लेकिन उससे हर एक अंग्रेज बुरा है ऐसा साबित नहीं होता। जो हक न्याय चाहते हैं उन्हें सबके साथ न्याय करना होगा। सर विलियम हिंदुस्तान का बुरा चाहने वाले नहीं हैं, इतना हमारे लिए काफी है। जो जो हम आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों आप देखेंगे कि अगर हम न्याय की भावना से काम लेंगे तो हिंदुस्तान का छुटकारा जल्दी होगा। आप यह भी देखेंगे कि अगर हम तमाम अंग्रेजों से द्वेष करेंगे तो उससे स्वराज्य दूर ही जाने वाला है, लेकिन अगर उनके साथ भी न्याय करेंगे तो स्वराज्य के लिए हमें उनकी मदद मिलेगी। पाठक, अभी तो ये सब मुझे फिजूल की बड़ी बड़ी बातें लगती हैं। अंग्रेजों की मदद मिले और उससे स्वराज्य मिल जाए, ये तो आपने दो उल्टी बातें कही, लेकिन इस सवाल का हल अभी मुझे नहीं चाहिए। उसमें समय बिताना बेकार है। स्वराज्य कैसे मिलेगा यह जब आप बताएंगे तब शायद आपके विचार में समझ सकूं। फिलहाल तो अंग्रेजों की मदद की आपकी बात ने मुझे शंका में डाल दिया है और आपके विचारों के खिलाफ मुझे भरमा दिया है, इसलिए यह बात आप आगे न बढ़ाएं तो अच्छा हो। संपादक, मैं अंग्रेजों की बात को बढ़ाना नहीं चाहता। आप शंका में पड़ गए, इसकी कोई फिक्र नहीं। मुझे जो महत्व की बात कहनी है उसे पहले से ही बता देना ठीक होगा। आपकी शंका को धीरज से दूर करना मेरा फर्ज है। पाठक, आपकी यह बात मुझे पसंद आई। इससे मुझे जो ठीक लगे वह बात कहने की मुझ में हिम्मत आई। अभी मेरी एक शंका रह गई है। कांग्रेस के आरंभ से स्वराज्य की नींव पड़ी, यह कैसे कहा जा सकता है? संपादक, देखिए, कांग्रेस ने अलग अलग जगहों पर हिंदुस्तानियों को इकट्ठा करके उनमें हम एक राष्ट्र हैं ऐसा जोश पैदा किया। कांग्रेस पर सरकार की कड़ी नजर रहती थी। महसूल का हक प्रजा को होना चाहिए ऐसी मांग कांग्रेस ने हमेशा की है। जैसा स्वराज्य कनाडा में है वैसा स्वराज्य कांग्रेस ने हमेशा चाहा है। वैसा स्वराज्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, वैसा स्वराज्य हमें चाहिए या नहीं चाहिए, उससे बढ़कर दूसरा कोई स्वराज्य है या नहीं, यह सवाल अलग है। मुझे दिखाना तो इतना ही है कि कांग्रेस ने हिंद को स्वराज्य का रस चखाया। इसका जस कोई और लेना चाहे तो वह ठीक न होगा और हम भी ऐसा माने तो बेकदर ठहरेंगे। इतना ही नहीं बल्कि जो मकसद हम हासिल करना चाहते हैं उसमें मुसीबतें पैदा होंगी। कांग्रेस को अलग समझने और स्वराज्य के खिलाफ
मानने से हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। शीर्षक 2, बंग भंग। पाठक, आप कहते हैं कि उस तरह विचार करने पर यह ठीक लगता है कि कांग्रेस ने स्वराज्य की नींव डाली, लेकिन यह तो आप मानेंगे कि वह सही जागृति नहीं थी। सही जागृति कब और कैसे हुई? संपादक, बीज हमेशा हमें दिखाई नहीं देता। वह अपना काम जमीन के नीचे करता है और जब खुद मिट जाता है तब पेड़ जमीन के ऊपर देखने में आता है। कांग्रेस के बारे में ऐसा ही समझिए। जिसे आप सही जागृति मानते हैं वह तो बंग भंग से हुई, जिसके लिए हम लॉर्ड कर्जन के आभारी हैं। बंग भंग के वक्त बंगालियों ने कर्जन साहब से बहुत प्रार्थना की, लेकिन वे साहब अपनी सत्ता के मद में लापरवाह रहे। उन्होंने मान लिया कि हिंदुस्तानी लोग सिर्फ बकवास ही करेंगे, उनसे कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने अपमान भरी भाषा का प्रयोग किया और जबरदस्ती बंगाल के टुकड़े किए। हम यह मान सकते हैं कि उस दिन से अंग्रेजी राज्य के भी टुकड़े हुए। बंग भंग से जो धक्का अंग्रेजी हुकूमत को लगा वैसा और किसी काम से नहीं लगा। इसका मतलब यह नहीं कि जो दूसरे गैर इंसाफ हुए वे बंग भंग से कुछ कम थे। नमक महसूल कुछ कम गैर इंसाफी नहीं है। ऐसा और तो आगे हम बहुत देखेंगे, लेकिन बंगाल के टुकड़े करने का विरोध करने के लिए प्रजा तैयार थी। उस वक्त प्रजा की भावना बहुत तेज थी। उस समय बंगाल के बहुतेरे नेता अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार थे। अपनी सत्ता, अपनी ताकत को वे जानते थे, लेकिन तुरंत आग भड़क उठी। अब वह बुझने वाली नहीं है, उसे बुझाने की जरूरत भी नहीं है। ये टुकड़े कायम नहीं रहेंगे, बंगाल फिर एक हो जाएगा, लेकिन अंग्रेजी जहाज में जो दरार पड़ी है वह तो हमेशा रहेगी ही। वह दिन ब दिन चौड़ी होती जाएगी। जागा हुआ हिंद फिर सो जाए, यह नामुमकिन है। बंग भंग को रद्द करने की मांग स्वराज्य की मांग के बराबर है। बंगाल के नेता यह बात खूब जानते हैं। अंग्रेजी हुकूमत भी यह बात समझती है। इसलिए टुकड़े रद्द नहीं हुए। ज्यों ज्यों दिन बीतते जाते हैं त्यों त्यों प्रजा तैयार होती जाती है। प्रजा एक दिन में नहीं बनती, उसे बनने में कई बरस लग जाते हैं। पाठक, बंग भंग के नतीजे आपने क्या देखे? संपादक, आज तक हम मानते आए हैं कि बादशाह से अर्ज करना चाहिए और वैसा करने पर भी दाद न मिले तो दुख सहन करना चाहिए। अलबत्ता अर्ज तो करते ही रहना चाहिए। बंगाल के टुकड़े होने के बाद लोगों ने देखा कि हमारी अर्ज के पीछे कुछ ताकत चाहिए। लोगों में कष्ट सहन करने की शक्ति चाहिए, नया जोश। टुकड़े होने का अहम नतीजा माना जाएगा। यह जोश अखबारों के लेखों में दिखाई दिया। लेख कड़े होने लगे। जो बात लोग डरते हुए या चोरी चुपके करते थे वह खुल्लम खुल्ला होने लगी, लिखी जाने लगी। स्वदेशी का आंदोलन चला। अंग्रेजों को देखकर छोटे बड़े सब भागते थे, पर अब नहीं डरते। मारपीट से नहीं डरते, जेल जाने से भी उन्हें कोई हर्ज नहीं मालूम होता। और हिंद के पुत्र रत्न आज देश निकाला भुगतते हुए विदेशों में विराजमान हैं। यह चीज उस अर्ज से अलग है। यों लोगों में खलबली मच रही है। बंगाल की हवा उत्तर में पंजाब तक और दक्षिण में मद्रास इलाके में कन्याकुमारी तक पहुंच गई है। पाठक, इसके अलावा और कोई जानने लायक नतीजा आपको सूझता है? संपादक, बंग भंग से जैसे अंग्रेजी जहाज में दरार पड़ी है वैसे ही हम में भी दरार फूट पड़ी है। बड़ी घटनाओं के परिणाम भी यूं तो बड़े ही होते हैं। हमारे नेताओं में दो दल हो गए हैं, एक मॉडरेट और दूसरा एक्सट्रीमिस्ट। उनको हम धीमे और उतावले कह सकते हैं। नरम दल व गरम दल शब्द भी चलते हैं। कोई मॉडरेट को डरपोक पक्ष और एक्सट्रीमिस्ट को हिम्मत वाला पक्ष भी कहते हैं। सब अपने अपने ख्यालों के मुताबिक इन दो शब्दों का अर्थ करते हैं। यह सच है कि ये जो दल हुए हैं उनके बीच जहर भी पैदा हुआ है। एक दल दूसरे का भरोसा नहीं करता, दोनों एक दूसरे को ताना मारते हैं। सूरत कांग्रेस के समय करीब करीब मारपीट भी हो गई। ये जो दो दल हुए हैं वह देश के लिए अच्छी निशानी नहीं है।
ऐसा मुझे तो लगता है, लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि ऐसे दल लंबे अरसे तक टिकेंगे नहीं। इस तरह कब तक ये दल रहेंगे, यह तो नेताओं पर आधार रखता है। शीर्षक 3, अशांति और असंतोष। पाठक, तो आपने बंग भंग को जागृति का कारण माना, उससे फैली हुई अशांति को ठीक समझा जाए या नहीं? संपादक, इंसान नींद में से उठता है तो अंगड़ाई लेता है, इधर उधर घूमता है और अशांत रहता है। उसे पूरा भान आने में कुछ वक्त लगता है। उसी तरह अगरचे बंग भंग से जागृति आई है, फिर भी बेहोशी नहीं गई है। अभी हम अंगड़ाई लेने की हालत में हैं, अभी अशांति की हालत है। जैसे नींद और जाग के बीच की हालत जरूरी मानी जानी चाहिए और इसलिए वह ठीक कही जाएगी, वैसे बंगाल में और उस कारण से हिंदुस्तान में जो अशांति फैली है वह भी ठीक है। अशांति है यह हम जानते हैं, इसलिए शांति का समय आने की शक्यता है। नींद से उठने के बाद हमेशा अंगड़ाई लेने की हालत में हम नहीं रहते, लेकिन देर सबेर अपनी शक्ति के मुताबिक पूरे जागते ही हैं। इसी तरह इस अशांति में से हम जरूर छूटेंगे। अशांति किसी को नहीं भाती। पाठक, अशांति का दूसरा रूप क्या है? संपादक, अशांति असल में असंतोष है। उसे आजकल हम अनरेस्ट कहते हैं। कांग्रेस के जमाने में वह डिस्कनेक्ट कहलाता था। मिस्टर ह्यूम हमेशा कहते थे कि हिंदुस्तान में असंतोष फैलाने की जरूरत है। यह असंतोष बहुत उपयोगी चीज है। जब तक आदमी अपनी चालू हालत में खुश रहता है, तब तक उसमें से निकलने के लिए उसे समझाना मुश्किल है। इसलिए हर एक सुधार के पहले असंतोष होना ही चाहिए। चालू चीज से उब जाने पर ही उसे फेंक देने को मन करता है। ऐसा असंतोष हम में महान हिंदुस्तानियों की और अंग्रेजों की पुस्तकें पढ़कर पैदा हुआ है। उस असंतोष से अशांति पैदा हुई और उस अशांति में कई लोग मरे, कई बर्बाद हुए, कई जेल गए, कई को देश निकाला हुआ। आगे भी ऐसा होगा और होना चाहिए। ये सब लक्षण अच्छे माने जा सकते हैं, लेकिन इनका नतीजा बुरा भी आ सकता है। शीर्षक 4, स्वराज्य क्या है? पाठक, कांग्रेस ने हिंदुस्तान को एक राष्ट्र बनाने के लिए क्या किया? बंग भंग से जागृति कैसे हुई? अशांति और असंतोष कैसे फैले? यह सब जाना। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि स्वराज्य के बारे में आपके क्या ख्याल हैं। मुझे डर है कि शायद हमारी समझ में फर्क हो। संपादक, फर्क होना मुमकिन है। स्वराज्य के लिए आप हम सब अधीर बन रहे हैं, लेकिन वह क्या है इस बारे में हम ठीक राय पर नहीं पहुंचे हैं। अंग्रेजों को निकाल बाहर करना चाहिए, यह विचार बहुतों के मुंह से सुना जाता है, लेकिन उन्हें क्यों निकालना चाहिए इसका कोई ठीक ख्याल किया गया हो ऐसा नहीं लगता। आपसे ही एक सवाल मैं पूछता हूं। मान लीजिए कि हम मांगते हैं उतना सब अंग्रेज हमें दे दें, तो फिर उन्हें यहां से निकाल देने की जरूरत आप समझते हैं? पाठक, मैं तो उनसे एक ही चीज मांगूंगा, वह है मेहरबानी करके आप हमारे मुल्क से चले जाएं। यह मांग वे कबूल करें और हिंदुस्तान से चले जाएं। तब भी अगर ऐसा कोई ऐसा अर्थ का अनर्थ करे कि वे यहीं रहते हैं, तो मुझे उसकी परवाह नहीं होगी। तब फिर हम ऐसा मानेंगे कि हमारी भाषा में कुछ लोग जाना का अर्थ रहना करते हैं। संपादक, अच्छा, हम मान लें कि हमारी मांग के मुताबिक अंग्रेज चले गए, उसके बाद आप क्या करेंगे? पाठक, इस सवाल का जवाब अभी से दिया ही नहीं जा सकता। वे किस तरह जाते हैं उस पर बाद की हालात का आधार रहेगा। मान लें कि आप कहते हैं उस तरह वे चले गए, तो मुझे लगता है कि उनका बनाया हुआ विधान हम चालू रखेंगे और राज का कारोबार चलाएंगे। कहने से ही वे चले जाएं तो हमारे पास लश्कर तैयार ही होगा, इसलिए हमें राजकाज चलाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। संपादक, आप भले ही ऐसा माने, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। फिर भी मैं इस बात पर ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। मुझे तो आपके सवाल का जवाब देना है। वह जवाब मैं आपसे ही कुछ सवाल करके अच्छी तरह दे सकता हूं।
इसलिए कुछ सवाल आपसे करता हूं। हम अंग्रेजों को क्यों निकालना चाहते हैं? पाठक: इसलिए कि उनके राज कारोबार से देश कंगाल होता जा रहा है। वे हर साल देश से धन ले जाते हैं। वे अपनी ही चमड़ी के लोगों को बड़े ओहदे देते हैं, हमें सिर्फ गुलामी में रखते हैं, हमारे साथ बेअदबी का बर्ताव करते हैं और हमारी जरा भी परवाह नहीं करते। संपादक: अगर वे धन बाहर न ले जाएं, नम्र बन जाएं और हमें बड़े ओहदे दें तो उनके रहने में आपको कुछ हर्ज है? पाठक: यह सवाल ही बेकार है। बाघ अपना रूप पलट दे तो उसकी भाईबंदी से कोई नुकसान नहीं है। ऐसा सवाल आपने पूछा, यह सिर्फ वक्त बर्बाद करने के खातिर है। अगर बाघ अपना स्वभाव बदल दे तो अंग्रेज लोग अपनी आदत छोड़ सकते हैं। जो कभी होने वाला नहीं है वह होगा। ऐसा मानना मनुष्य की रीत ही है, रीत ही नहीं है। संपादक: कनाडा जो राजसत्ता मिली थी, कनाडा को जो राजसत्ता मिली है, बोअर लोगों को जो राजसत्ता मिली है, वैसी ही हमें मिले तो? पाठक: यह भी बेकार सवाल है। हमारे पास उनकी तरह गोला बारूद हो तब वैसा जरूर हो सकता है, लेकिन उन लोगों के जितनी सत्ता जब अंग्रेज हमें देंगे तब हम अपना ही झंडा रखेंगे। जैसा जापान वैसा हिंदुस्तान। अपना जंगी बेड़ा, अपनी फौज और अपनी जाहो जलाली होगी और तभी हिंदुस्तान का सारी दुनिया में बोलबाला होगा। संपादक: यह तो आपने अच्छी तस्वीर खींची। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें अंग्रेजी राज्य तो चाहिए पर अंग्रेज शासक नहीं चाहिए। आप बाघ का स्वभाव तो चाहते हैं लेकिन बाघ नहीं चाहते। मतलब यह हुआ कि आप हिंदुस्तान को अंग्रेज बनाना चाहते हैं और हिंदुस्तान जब अंग्रेज बन जाएगा तब वह हिंदुस्तान नहीं कहा जाएगा लेकिन सच्चा इंग्लिस्तान कहा जाएगा। यह मेरी कल्पना का स्वराज्य नहीं है। पाठक: मैंने तो जैसा मुझे सूझता है वैसा स्वराज्य बतलाया। हम जो शिक्षा पाते हैं वह अगर कुछ काम की हो, स्पेंसर, मिल वगैरह महान लेखकों के जो लेख हम पढ़ते हैं वे कुछ काम के हों, अंग्रेजों की पार्लियामेंटों की माता हो तो फिर बेशक मुझे तो लगता है कि हमें उनकी नकल करनी चाहिए। वह यहाँ तक कि जैसे वे अपने मुल्क में दूसरों को घुसने नहीं देते वैसे हम भी दूसरों को न घुसने दें। यूं तो उन्होंने अपने देश में जो किया है वैसा और जगह अभी देखने में नहीं आता, इसलिए उसे तो हमें अपने देश में अपनाना ही चाहिए। लेकिन अब आप अपने विचार बताइए। संपादक: अभी देर है, मेरे विचार अपने आप इस चर्चा में आपको मालूम हो जाएंगे। स्वराज्य को समझना आपको जितना आसान लगता है उतना ही मुझे मुश्किल लगता है। इसलिए फिलहाल मैं आपको इतना ही समझाने की कोशिश करूंगा कि जिसे आप स्वराज्य कहते हैं वह सचमुच स्वराज्य नहीं है। शीर्षक 5: इंग्लैंड की हालत। पाठक: आप जो कहते हैं उस पर से तो मैं यही अंदाज लगाता हूं कि इंग्लैंड में जो राज्य चलता है वह ठीक नहीं है और हमारे लायक नहीं है। संपादक: आपका यह ख्याल सही है। इंग्लैंड में आज जो हालत है वह सचमुच दयनीय, तरस खाने लायक है। मैं तो भगवान से यही मांगता हूं कि हिंदुस्तान की ऐसी हालत कभी ना हो। जिसे आप पार्लियामेंटों की माता कहते हैं वह पार्लियामेंट तो बांझ और बेसवा है। ये दोनों शब्द बहुत कड़े हैं तो भी उसे अच्छी तरह लागू होते हैं। मैंने उसे बांझ कहा क्योंकि अब तक उस पार्लियामेंट ने अपने आप एक भी अच्छा काम नहीं किया। अगर उस पर जोर दबाव डालने वाला कोई न हो तो वह कुछ भी न करे, ऐसी उसकी कुदरती हालत है। और वह बेसवा है क्योंकि जो मंत्रिमंडल उसे रखे उसके पास वह रहती है। आज उसका मालिक एस्क्विथ है तो कल बाल्फर होगा और परसों कोई तीसरा। पाठक: आपके बोलने में कुछ व्यंग्य है। बांझ शब्द को अब तक आपने लागू नहीं किया। पार्लियामेंट लोगों की बनी है, इसलिए बेशक लोगों के दबाव से ही वह काम करेगी। वही उसका गुण है, उसके ऊपर उसका अंकुश है। संपादक:
यह बड़ी गलत बात है। अगर पार्लियामेंट बांझ न हो तो इस तरह होना चाहिए। लोग उसमें अच्छे से अच्छे मेंबर चुनकर भेजें। मेंबर तनख्वाह नहीं लेते, इसलिए उन्हें लोगों की भलाई के लिए पार्लियामेंट में जाना चाहिए। लोग खुद सुशिक्षित सरकारी माने जाते हैं, इसलिए उनसे भूल नहीं होती, ऐसा हमें मानना चाहिए। ऐसी पार्लियामेंट को अर्जी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, न दबाव की। उस पार्लियामेंट का काम इतना सरल होना चाहिए कि दिन ब दिन उसका तेज बढ़ता जाए और लोगों पर उसका असर होता जाए। लेकिन इससे उल्टे इतना तो सब कबूल करते हैं कि पार्लियामेंट के मेंबर दिखावटी और स्वार्थी पाए जाते हैं। सब अपना मतलब साधने की सोचते हैं। सिर्फ डर के कारण ही पार्लियामेंट कुछ काम करती है। जो काम आज किया वह कल उसे रद्द करना पड़ता है। अब तक एक भी चीज को पार्लियामेंट में ठिकाने लगाया हो ऐसी कोई मिसाल देखने में नहीं आती। बड़े सवालों की चर्चा जब पार्लियामेंट में चलती है तब उसके मेंबर पैर फैलाकर लेटते हैं या बैठे बैठे झपकियां लेते हैं। उस पार्लियामेंट में मेंबर इतने जोरों से चिल्लाते हैं कि सुनने वाले हैरान परेशान हो जाते हैं। उसके एक महान लेखक ने उसे दुनिया की बातूनी ऐसा नाम दिया है। मेंबर जिस पक्ष कोई मेंबर उसके अपवाद रूप निकल आए तो उसकी कमबख्ती ही समझिए। जितना समय और पैसा पार्लियामेंट खर्च करती है उतना समय और पैसा अगर अच्छे लोगों को मिले तो प्रजा का उद्धार हो जाए। ब्रिटिश पार्लियामेंट महज प्रजा का खिलौना है और वह खिलौना प्रजा को भारी खर्च में डालता है। ये विचार मेरे खुद के हैं, ऐसा आप न माने। बड़े और विचारशील अंग्रेज ऐसा विचार रखते हैं। एक मेंबर ने तो यहां तक कहा है कि पार्लियामेंट धर्मिष्ठ आदमी के लायक नहीं रही। दूसरे मेंबर ने तो कहा है कि पार्लियामेंट एक बच्चा यानी बेबी है। बच्चों को कभी आपने हमेशा बच्चे ही रहते देखा है। आज 700 बरस के बाद भी अगर पार्लियामेंट बच्चा ही है तो वह बड़ी कब होगी? पाठक, आपने मुझे सोच में डाल दिया। यह सब मुझे तुरंत मान लेना चाहिए ऐसा तो आप नहीं कहेंगे। आप बिल्कुल निराले विचार मेरे मन में पैदा कर रहे हैं, मुझे उन्हें हजम करना होगा। अच्छा, अब बेसवा शब्द का विवेचन कीजिए। संपादक, मेरे विचारों को तुरंत नहीं मान सकते, यह बात ठीक है। उसके बारे में आपको जो साहित्य पढ़ना चाहिए वह आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ ख्याल आएगा। पार्लियामेंट को मैंने बेसवा कहा, वह भी ठीक है। उसका कोई मालिक नहीं है, उसका कोई एक मालिक नहीं हो सकता। लेकिन मेरे कहने का मतलब इतना ही नहीं है। जब कोई उसका मालिक बनता है जैसे प्रधानमंत्री, तब भी उसकी चाल एक सरीखी नहीं रहती। जैसे बुरे हाल बेसवा के होते हैं वैसे ही सदा पार्लियामेंट के होते हैं। प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट थोड़ी ही परवाह रहती है। प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट की थोड़ी ही परवाह रहती है। वह तो अपनी सत्ता के मद में मस्त रहता है। अपना दल कैसे जीते इसी की लगन उसे रहती है। पार्लियामेंट सही काम कैसे करे इसका वह बहुत कम विचार करता है। अपने दल को बलवान बनाने के लिए प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से कैसे कैसे काम करवाता है, इसकी मिसालें जितनी चाहिए उतनी मिल सकती हैं। यह सब सोचने लायक है। पाठक, तब तो आज तक जिन्हें हम देशाभिमानी और ईमानदार समझते आए हैं उन पर भी आप टूट पड़ते हैं। संपादक, हाँ यह सच है। मुझे प्रधानमंत्रियों से द्वेष नहीं है, लेकिन तजर्बे से मैंने देखा है कि वे सच्चे देशाभिमानी नहीं कहे जा सकते। जिसे हम घूस कहते हैं वह घूस व खुल्लम खुल्ला नहीं लेते देते, इसलिए भले ही वे ईमानदार कहे जाएं, लेकिन उनके पास वसीला काम कर सकता है। वे दूसरों से काम निकालने के लिए उपाधि वगैरह की घूस बहुत देते हैं। मैं हिम्मत के साथ कह सकता हूं कि उनमें शुद्ध भावना और सच्ची ईमानदारी नहीं होती। पाठक, जब आपके ऐसा ख्याल है तो जिन अंग्रेजों के नाम से पार्लियामेंट राज करती है उनके बारे में अब कुछ कहिए ताकि उनके स्वराज्य का पूरा ख्याल मुझे आ जाए। संपादक, जो अंग्रेज वोटर हैं यानी चुनाव करते हैं
उनकी धर्म पुस्तक बाइबल तो है, अखबार, वे अखबारों से अपने विचार बनाते हैं। अखबार अप्रामाणिक होते हैं। एक ही बात को दो शक्लें देते हैं। एक दल वाले उसी बात को बड़ी बनाकर दिखाते हैं तो दूसरे दल वाले उसी को छोटी कर डालते हैं। एक अखबार वाला किसी अंग्रेज नेता को प्रामाणिक मानेगा तो दूसरा अखबार वाला उसको अप्रामाणिक मानेगा। जिस देश में ऐसे अखबार हैं उस देश के आदमियों की कैसी दुर्दशा होगी। पाठक, यह तो आप ही बताइए। संपादक, उन लोगों के विचार घड़ी घड़ी में बदलते हैं। उन लोगों में यह कहावत है कि 7-7 बरस में रंग बदलता है। घड़ी के लोलक की तरह वे इधर उधर घूमा करते हैं। जमकर वे बैठ ही नहीं सकते। कोई दौर दमाम वाला आदमी हो तो उसने अगर बड़ी बड़ी बातें कर दी या दावतें दे दी तो वे नक्कारची की तरह उसी के ढोल पीटने लग जाते हैं। ऐसे लोगों की पार्लियामेंट भी ऐसी ही होती है। उनमें एक बात जरूर है, वह यह है कि वे अपने देश को खोएंगे नहीं। अगर किसी ने उस पर बुरी नजर डाली तो वे उसकी मिट्टी पलीत कर देंगे। लेकिन इससे उस प्रजा में सब गुण आ गए या उस प्रजा की नकल की जाए, ऐसा नहीं कह सकते। अगर हिंदुस्तान अंग्रेज प्रजा की नकल करे तो हिंदुस्तान पागल हो जाए, ऐसा मेरा पक्का ख्याल है। पाठक, अंग्रेज प्रजा ऐसी हो गई है, इसके आप क्या कारण मानते हैं? संपादक, इसमें अंग्रेजों का कोई खास कसूर नहीं है, पर उनकी बल्कि यूरोप की आजकल की सभ्यता का कसूर है। वह सभ्यता नुकसानदेह है और उससे यूरोप की प्रजा पागल होती जा रही है। शीर्षक 6, सभ्यता का दर्शन। पाठक, अब तो आपको सभ्यता की भी बात करनी होगी। आपके हिसाब से तो यह सभ्यता बिगाड़ करने वाली है। संपादक, मेरे हिसाब से ही नहीं बल्कि अंग्रेज लेखकों के हिसाब से भी यह सभ्यता बिगाड़ करने वाली है। उसके बारे में बहुत किताबें लिखी गई हैं। वहां इस सभ्यता के खिलाफ मंडल भी कायम हो रहे हैं। एक लेखक ने सभ्यता, उसके कारण और उसकी दवा नाम की किताब लिखी है। उसमें उसने यह साबित किया है कि यह सभ्यता एक तरह का रोग है। पाठक, यह सब हम क्यों नहीं जानते? संपादक, इसका कारण तो साफ है। कोई भी आदमी अपने खिलाफ जाने वाली बात करे, ऐसा शायद ही होता है। आज की सभ्यता के मोह में फंसे हुए लोग उसके खिलाफ नहीं लिखेंगे, उल्टे उसको सहारा मिले ऐसी ही बातें और दलीलें ढूंढ निकालेंगे। यह वे जानबूझकर करते हैं, ऐसा भी नहीं है। वे जो लिखते हैं उसे खुद सच मानते हैं। नींद में आदमी जो सपना देखता है उसे वह सही मानता है। जब उसकी नींद खुलती है तभी उसे अपनी गलती मालूम होती है। ऐसी ही दशा सभ्यता के मोह में फंसे हुए आदमी की होती है। हम जो बातें पढ़ते हैं वे सभ्यता की हिमायत करने वाली ही लिखी बातें होती हैं। उनमें बहुत होशियार और भले आदमी हैं। उनके लेखों से हम चौंधिया जाते हैं। यूं एक के बाद दूसरा आदमी उसमें फंसता जाता है। पाठक, यह बात आपने ठीक कही। अब आपने जो कुछ पढ़ा और सोचा है उसका ख्याल मुझे दीजिए। संपादक, पहले तो हम यह सोचें कि सभ्यता किस हालत का नाम है। इस सभ्यता की सही पहचान तो यही है कि लोग बाहरी दुनिया की खोजों में और शरीर के सुख में धन्यता, सार्थकता और पुरुषार्थ मानते हैं। इसी की कुछ मिसालें लें। 100 साल पहले यूरोप के लोग जैसे घरों में रहते थे उनसे ज़्यादा अच्छे घरों में आज वे रहते हैं। यह सभ्यता की निशानी मानी जाती है। इसमें शरीर के सुख की बात है। इसके पहले लोग चमड़े के कपड़े पहनते थे और भालों का इस्तेमाल करते थे। अब वे लंबे पतलून पहनते हैं और शरीर को सजाने के लिए तरह तरह के कपड़े बनवाते हैं और भालों के बदले एक के बाद एक 5 गोलियां छोड़ सकें ऐसी चक्र वाली बंदूक इस्तेमाल करते हैं। यह सभ्यता की निशानी है। किसी मुल्क के लोग जो जूते वगैरह नहीं पहनते हों वह यूरोप के कपड़े पहनना सीखते हैं तो जंगली हालत में से सभ्य हालत में आए हुए माने जाते हैं। पहले यूरोप में लोग मामूली हल की मदद से अपने लिए जात मेहनत करके जमीन जोतते थे। उसकी जगह आज भाप के यंत्रों से हल चलाकर एक आदमी बहुत सारी जमीन जोत सकता है और बहुत सा पैसा जमा कर सकता है। यह सभ्यता की निशानी मानी जाती है। पहले लोग कुछ ही किताबें लिखते थे
और वे अनमोल मानी जाती थी। आज हर कोई चाहे जो लिखता है और छपवाता है, जो लोगों के मन को भरमाता है। यह सभ्यता की निशानी है। पहले लोग बैलगाड़ी से रोज 12 कोस की मंजिल तय करते थे, आज रेलगाड़ी से 400 कोस की मंजिल मारते हैं। यह तो सभ्यता की चोटी मानी गई है। यह सभ्यता जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे यह सोचा जाता है कि लोग हवाई जहाज से सफर करेंगे और थोड़े ही घंटों में दुनिया के किसी भी भाग में जा पहुंचेंगे। लोगों को हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं रहेगी। एक बटन दबाया कि आदमी के सामने पहनने की पोशाक हाजिर हो जाएगी, दूसरा बटन दबाया कि उसे अखबार मिल जाएगा, तीसरा दबाया कि उसके लिए गाड़ी तैयार हो जाएगी। हमेशा नए भोजन मिलेंगे, हाथ पैर का काम ही नहीं पड़ेगा, सारा काम कल से ही किया जाएगा। पहले जब लोग लड़ना चाहते थे तो एक दूसरे का शरीर बल आजमाते थे, आज तो तोप के गोले से हजारों जानें ली जा सकती हैं। यह सभ्यता की निशानी है। पहले लोग खुली हवा में अपने को ठीक लगे उतना काम स्वतंत्रता से करते थे। अब हजारों आदमी अपने गुजारे के लिए इकट्ठा होकर बड़े कारखानों में या खानों में काम करते हैं। उनकी हालत जानवर से भी बदतर हो गई है। उन्हें शीशे वगैरह के कारखानों में जान को जोखिम में डालकर काम करना पड़ता है। इसका लाभ पैसेदार लोगों को मिलता है। पहले लोगों को मार पीट कर गुलाम बनाया जाता था, आज लोगों को पैसे का और भोग का लालच देकर गुलाम बनाया जाता है। पहले जैसे रोग नहीं थे वैसे रोग आज लोगों में पैदा हो गए हैं और उसके साथ डॉक्टर खोज करने लगे हैं कि ये रोग कैसे मिटाए जाएं। ऐसा करने से अस्पताल बढ़े हैं। यह सभ्यता की निशानी मानी जाती है। पहले लोग पत्र लिखते थे तब खास कासिद उसे ले जाता था और उसके लिए काफी खर्च लगता था। आज मुझे किसी को गालियां देने के लिए पत्र लिखना हो तो 1 पैसे में गालियां दे सकते हैं। किसी को मुझे मुबारकबाद देना हो तो भी मैं उसी दाम में पत्र भेज सकता हूं। यह सभ्यता की निशानी है। पहले लोग 2 या 3 बार खाते थे और वह भी खुद हाथ से पकाई हुई रोटी और थोड़ी तरकारी। अब तो हर 2 घंटे पर खाना चाहिए और वह यहां तक कि लोगों को खाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। और कितना कहूं, यह सब आप किसी भी पुस्तक में पढ़ सकते हैं। यह सब सभ्यता की सच्ची निशानियां मानी जाती हैं और अगर कोई भी इससे भिन्न बात समझाए तो वह भोला है, ऐसा निश्चय ही मानिए। सभ्यता तो मैंने जो बताई वह मानी जाती है, इसमें नीति या धर्म की बात ही नहीं है। सभ्यता के हिमायती सिर्फ साफ कहते हैं कि उनका काम लोगों को धर्म सिखाने का नहीं है। धर्म तो ढोंग है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग धर्म का दंभ करते हैं, नीति की बातें भी करते हैं। फिर भी वे आपसे 20 बरस के अनुभव के बाद कहता हूं कि नीति के नाम से अनीति सिखाई जाती है। ऊपर की बातों में नीति हो ही नहीं सकती, यह कोई बच्चा भी समझ सकता है। शरीर का सुख कैसे मिले यही आज की सभ्यता ढूंढती है और यही देने की वह कोशिश करती है, परंतु वह सुख भी नहीं मिल पाता। यह सभ्यता तो अधर्म है और यह यूरोप में इतने दर्जे तक फैल गई है कि वहां के लोग आधे पागल जैसे देखने में आते हैं। उनमें सच्ची कुवत नहीं है, वे नशा करके अपनी ताकत कायम रखते हैं। एकांत में वे बैठ ही नहीं सकते। जो स्त्रियां घर की रानियां होनी चाहिए उन्हें गलियों में भटकना पड़ता है, यह कोई मजदूरी करनी पड़ती है। इंग्लैंड में ही 40 लाख गरीब औरतों को पेट के लिए सख्त मजदूरी करनी पड़ती है और आजकल उसके कारण सफ्रेजेट का आंदोलन चल रहा है। यह सभ्यता ऐसी है कि अगर हम धीरज धर कर बैठे रहेंगे तो सभ्यता की चपेट में आए हुए लोग खुद की जलाई हुई आग में जल मरेंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब की सीख के मुताबिक यह शैतानी सभ्यता है। हिंदू धर्म इसे निरा कलयुग कहता है। मैं आपके सामने इस सभ्यता का हूबहू चित्र नहीं खींच सकता, यह मेरी शक्ति के बाहर है, लेकिन आप समझ सकेंगे कि इस सभ्यता के कारण अंग्रेज प्रजा में सड़न ने घर कर लिया है।
यह सभ्यता दूसरों का नाश करने वाली और खुद नाशवान है। इससे दूर रहना चाहिए और इसलिए ब्रिटिश और दूसरी पार्लियामेंटें बेकार हो गई हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट अंग्रेज प्रजा की गुलामी की निशानी है, यह पक्की बात है। आप पढ़ेंगे और सोचेंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। इसमें आप अंग्रेजों का दोष न निकालें, उन पर तो हमें दया आनी चाहिए। वे काबिल प्रजा हैं, इसलिए किसी दिन उस जाल से निकल जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। वे साहसी और मेहनती हैं, मूल में उनके विचार अनीति भरे हैं, इसलिए उनके बारे में मेरे मन में उत्तम ख्याल ही है। उनका दिल बुरा नहीं है। यह सभ्यता उनके लिए कोई अमिट रोग नहीं है, लेकिन अभी वे उस रोग में फंसे हुए हैं। यह तो हमें भूलना ही नहीं चाहिए।